हे एवरीवन, वेलकम टू अनमिस्टेकेबल यू। सो आज हम अपनी सेकंड वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यहाँ तक, है ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी तक, अगर हम एनसीईआरटी से देखें। एंड आज हमें पढ़ना है ओपरेन का और हाल्डेन का। हाल्डेन ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके बारे में। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और हाँ, फिर हम ये मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है इसको देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम थ्योरी पे आते हैं। आई थिंक हमने हेडिंग डाल दी थी, हाँ। सो दिस इज आर मॉडर्न थ्योरी और ऑपरेन हाल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो समझते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। एक काम करते हैं, बल्कि इसको ना इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हमें पढ़ना है इस थ्योरी के बारे में, विच इज़ योर मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ये थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी कहती है कि जो लाइफ है वो अर्थ पे, जो अर्ली अर्थ थी उस पे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी स्पॉन्टेनियसली, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। अब देखो, थोड़ी थोड़ी ये थ्योरी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉन लिविंग मैटर की बात तो पहले भी हुई थी, ये जो हमने पढ़ी थी, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये वाली ए बायोजेनेसिस वाली, है ना। इसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बोला था, बट देयर इज अ डिफरेंस। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बात की थी कि ये देखो, लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन ये जो इन्होंने ये चीज़ कही थी वो कहा था, अरे हाँ, ये जो बात कही थी वो कहा था कि ऑल ऑफ सडनली ये चीज़ हुई है। इन्होंने कहा था कि ऑल ऑफ द सडन मतलब ऐसे ही हो जाती है, सडनली कह सकते हो, सडनली, या फिर कोई एक तरीके का मैजिक कह सकते हो, बिल्कुल तुरंत से जो है लाइफ नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो जाती है। लेकिन ये जो थ्योरी है हमारी मॉडर्न थ्योरी, वो कहती है स्पॉन्टेनियसली लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई नॉन लिविंग मैटर से। कैसे हुई इसको पढ़ते हैं, बट पहले हम थ्योरी के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। सो क्या कहा इन्होंने, एक सेकेंड। तो पहले हम लिख लेते हैं कि अगर आपका लेट सपोज लिखने के लिए आएगा कि ये थ्योरी क्या कहती है, तो आप क्या लिखेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, life originated on early earth through, अब समझो, थ्रू physico-chemical processes, physico-chemical processes। इसका मतलब क्या होता है फिजिको केमिकल, हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया विच इज योर फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या बोला, फिजिको केमिकल प्रोसेस क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, पहले हम डेफिनेशन पूरी लिख लेते हैं, ठीक है। फिजिको केमिकल प्रोसेसेस ऑफ एटम्स combining to form molecules in turn
in turn reacting to produce inorganic and organic compounds. ठीक है, देखो ये थ्योरी क्या कहती है, ये समझो क्या लिखा है। देखो according to this theory, life originated on earth through physiochemical process of atoms combining to form molecules in turn reacting to produce organic या फिर inorganic compounds, सॉरी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो इसे समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है फिजिको केमिकल। जैसे मान लीजिए लेट सपोज ये कोई एटम है और एटम्स ने मिलके ये क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल्स बनाया। मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइन होके, देखो एटम्स एटम के साथ मिले तब मॉलिक्यूल बना। ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ मिला तो क्या बना, हमारे इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब फिजिको केमिकल का मतलब क्या है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन दैम। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये देख रहे हो, ये रिएक्शन जो हो रही है इनमें, इनके बीच में रिएक्शंस जो हो रही हैं, ये इनके बीच में जो रिएक्शंस हो रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है ताकि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकें या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उन्हें कह रहे हैं केमिकल प्रोसेस। लेकिन ये फिजिको क्या है, फिजिको प्रोसेसेस क्या है? फिजिको प्रोसेसेस यानी वी नो दैट अर्ली अर्थ पे जैसे हमारा सन है, सो वी नो दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम, है ना, कोई एटमॉस्फेयर तो था नहीं उस समय। तो क्या था कि हमारी जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली एंटर कर पाती थी, पहली चीज। तो ये हो गया फिजिकल इंटरेक्शन, यानी एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ यूवी रेज का फिजिकल इंटरेक्शन। तो इसको बोला है फिजिको प्रोसेस, इस प्रोसेस को। या फिर जैसे कि पहले होता था ना, लाइटनिंग होती थी, बिजली कड़कती थी, तो बहुत, क्योंकि गर्मी थी, है ना, पानी, मतलब इस तरीके का इन्वायरमेंट था पूरा कि उस टाइम पे जो लाइटनिंग वगैरह होती थी वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती थी, बहुत खतरनाक होती थी। तो वो जब लाइटनिंग हो रही है और जो गैसेस हैं उनमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके साथ ये लाइटनिंग स्ट्राइक करती थी। ये लाइटनिंग या फिर ये बिजली जो थी ये स्ट्राइक करती थी, इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट होता था, एंड उसकी वजह से ये चेंजेस आते थे और फिर रिएक्शंस भी हो रही हैं साथ में। तो दैट्स वाई हमने इस पूरी प्रोसेस को बोला है फिजिको केमिकल प्रोसेस। समझ में आया? या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि वोल्केनो इरप्शन होता था, तो जो वोल्केनो इरप्शन होता था उसकी वजह से भी जो लावा नीचे की फॉर्म में आता था, हीट प्रोड्यूस होती थी, ये सारी आपकी फिजिको प्रोसेसेस में आती है। और बाकी ये आपका क्या आता है इसमें क्या कहते हैं इसे, जो इंट्रैक्शंस रिएक्शंस जो हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो आपकी केमिकल प्रोसेसेस हो गई। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। अब देखो एक और चीज़ जो कह रहा है ये थ्योरी, हाँ एक सेकेंड, चलो इसी पेन से लिख लेते हैं। हाँ देखो, पहले तो हम लिखते हैं कि थ्योरी प्रपोज किसने की थी। इट वॉज ऑब्वियसली, द नेम इज इट सेल्फ सजेस्टिंग कि किसने प्रपोज की थी। इट वॉज प्रपोज्ड बाय AI ओपेरन। ये कहाँ के थे? रशिया के, ये रशिया के थे। एंड JBS हार्डेन, ये नाम पूरा NCERT में नहीं है, ओपरेन एंड हार्डेन, ओपरेन ऑफ रशिया एंड हार्डेन ऑफ इंग्लैंड, है ना, ब्रिटिश इंग्लैंड, है ना।
ब्रिटिश साइंटिस्ट थे या इंग्लैंड के थे, ठीक है। अब एक और बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ इनके बारे में। ये जो आपके हाल्डेन थे ना, ये मिस्टर हाल्डेन जो है, ही, चलो ये एक्स्ट्रा है, मैं पहले ही बता देती हूँ, उससे पहले मैं स्टार मार्क ही कर देती हूँ। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। ये जो है ना, इन 1929 ही सेटल्ड इन इंडिया। ये इंडिया आ गए थे, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट है बट बता दिया मैंने, ठीक है। अब सुनिए कि इस थ्योरी को एक्चुअल में किन किन नामों से जाना जाता है। इसी को हम केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को हम नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर हम इसी को और कीमोजेनी भी बोलते हैं। देखो एक चीज देखिए, केमिकल, कीमोजेनी क्यों बोला गया, नेचुरलिस्टिक, देखो केमिकल इसलिए बोला गया, कीमोजेनी इसलिए बोला क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, दैट्स वाई इट्स अ केमिकल थ्योरी। नेचुरलिस्टिक यानी कि जैसे नेचुरल प्रोसेस जो होती है, लाइटनिंग हो गया आपका यूवी रेज हो गई, आपकी सारी नेचुरल चीज़ें हैं ना, आपका वॉल्केनो इरप्शन हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, है ना। तो इसलिए इस थ्योरी को ये कहा गया है। अब समझते हैं हम इस थ्योरी को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो, हाँ, मैं एक कंक्लूजन में आपको बता दूं कि ये थ्योरी क्या एक्चुअल में कहती है। ये थ्योरी कहती है कि एटम्स बने, एटम्स ने एटम्स के साथ कंबाइन किया तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। उन्होंने क्या बताया, ये देखो, ये थ्योरी एक्चुअल में क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हुआ। फिर कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करा उन्होंने, और व्हाट दे फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने ना, क्या बने, ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ये मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ सारे स्टेप्स में, जो चीज़ मतलब एक सार कहते हैं ना, छोटा सा समरी टाइप का बता रही हूँ पहले ही कि क्या हुआ। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ दे इंटरेक्ट with the other organic compounds and they form मैक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे, वो आगे मैं अभी एग्जांपल दूंगी कि कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, दे ऑर्गेनाइज, वो क्या हुए, ऑर्गेनाइज हुए। ऑर्गेनाइज इन द सेंस एक प्रॉपर उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जैसे मान लो, लेट सपोज कि यार ये अमीनो एसिड्स हैं, ये कंबाइन होकर इन्होंने प्रोटीन बना दिया, है ना, ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, है ना। इस तरीके से आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह थे, ये आपके ये सारी चीज़ थी, इन्होंने डीएनए आरएनए बना दिया। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुए, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये डीएनए आरएनए ये ऑर्गेनाइज हुए, और इन्होंने क्या करा, ऑर्गेनाइज होके दे फॉर्म फर्स्ट लिविंग फॉर्म
अब देखो सबसे पहला जो फर्स्ट लिविंग लाइफ थी ना, या फर्स्ट लिविंग सिस्टम था, वो एक सेल ही था। सबसे पहले एक सेल का फॉर्म, ऑफ कोर्स देखो आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह ये सब, और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, इन सब ने ऑर्गेनाइज करके आपस में ऑर्गेनाइज हुए कि कहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कैसे क्या जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने आप को एक सेल फॉर्म किया। तो इस तरीके से क्या आया, हमारा पहला सेल आया, और सेल, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए। अब हम इसके स्टेप्स समझते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ केमिकल, इसको हम ना देखो, इसको हम बोल रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये केमिकल इवोल्यूशन है कि कैसे केमिकल से इवोल्यूशन हुआ, कैसे केमिकल से देखो अभी ये केमिकल इवोल्यूशन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बायोजेनी पे, ये कीमोजेनी है, केमिकल से कैसे है। फिर आता है हमारा बायोजेनी, बायो यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, है ना। तो अभी तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे, और इसमें हम मिलर का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे? स्टेप्स ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन या फिर कीमोजेनी भी कहते हैं ना, कीमोजेनी, ठीक है। इसे समझते हैं। ठीक ठीक है। सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, इट इज योर एटॉमिक फेज। एटॉमिक फेज क्या होता है कि जब एटम्स प्रेजेंट थे सिर्फ, है ना, और फिर उन्होंने क्या करा, कंबाइन होना शुरू किया एटम्स ने आपके, ताकि क्या हो सके, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सके। तो हम क्या कह सकते हैं, तो मैं इसको पहले लिखवा देती या तो समझा देती हूँ। देखो समझो, जो अर्ली अर्थ थी ना हमारी, उसमें फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, जैसे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कार्बन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, और फॉस्फोरस प्रेजेंट था। तो ये था हमारा एटॉमिक फेज, जब अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट थे, आपके एटम्स प्रेजेंट थे, फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। क्योंकि फ्री एटम्स प्रेजेंट थे उस समय, हम अर्थ को रिड्यूसिंग अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि ऑक्सीजन जो है ना, अभी देखना, अभी जब ये कंबाइन होना शुरू होंगे ना, तो आपको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो अर्ली अर्थ को इसलिए फ्री वो नहीं बोलते हैं क्या, जैसे आज के डेज में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, बट उस समय क्या था, रिड्यूसिंग नेचर था, रिड्यूसिंग अर्थ थी, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो वट जो भी मैंने बताया उसको, उसी को कॉपी करते हैं, कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ early earth contained free atoms of elements, ज़्यादा ही पतला हो गया, free atoms of elements like हाइड्रोजन। देखो मुझे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना तो यार तुम 12th का पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें इतनी चीज़ें आती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक फेज था, जब अर्थ पे क्या प्रेजेंट थे, फ्री एटम्स प्रेजेंट थे। फिर क्या हुआ, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए। क्या बनना शुरू हुए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए। तो हमारा सेकंड फेज आता है, विच इज योर
फॉर्मेशन ऑफ simple inorganic molecules. Simple inorganic molecules. ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकंड फेज है। ये आपका एटॉमिक फेज था, ये आपका फॉर्मेशन सेकंड स्टेप है, विच इज योर फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ समझते हैं कि उस टाइम पे जब अर्ली अर्थ थी तो हाइड्रोजन एटम्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट थे, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, डिफरेंट एलिमेंट्स कह सकते हो आप, डिफरेंट एटम्स कह सकते हो, उनके साथ कंबाइन करना शुरू किया। जैसे ऑक्सीजन के साथ मिले तो क्या बनाया, H2O बनाया। क्योंकि इतना ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट था कि जितनी सारी की सारी आपकी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो क्या हो गई, बाउंड होना शुरू हो गई, है ना, जुड़ना शुरू हो गई हाइड्रोजन के साथ। इतने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे कि ऑक्सीजन बची ही नहीं, मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं बची। या तो वो आपके पानी के फॉर्म में होती है ना, या फिर वो किसी और चीज़ में जैसे CO2 के साथ मिल रही होती, मतलब फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। एंड इसी वजह से अर्ली अर्थ को हमने क्या कहा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। आज का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स हम सांस ले पाते हैं आराम से, हमारी जो ऑक्सीजन है वो हम आराम से हमारी जो बॉडी है वो डिफ्यूज़ कर पाती है, हमारे एल्वुलाई डिफ्यूज़ कर पाते हैं, है ना। ऑक्सीजन CO2 अलग अलग चल रहा होता है, बट उस समय नहीं था ऐसा। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उस समय क्योंकि इतना ज़्यादा फ्री अमाउंट प्रेजेंट था तो वो अलग अलग, जैसे वो अमोनिया बना दे रहा था, या फिर आपका आप कह सकते हो ना और भी एटम्स बना रहा था, जैसे CH4 बना दे रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एक्चुअली आई एम रिकॉलिंग द पॉइंट्स, है ना। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको लिख लेते हैं, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक, एक और बात है, हाँ, मैंने क्योंकि वाटर की और अमोनिया की बात की है, ये जो प्रीमिटिव अर्थ थी हमारी, जो पहले की अर्ली अर्थ थी ना, वाटर और अमोनिया सबसे पहले मॉलिक्यूल्स हैं जो बने, आप कह सकते हो हमारी प्रिमिटिव अर्थ पे, यानी अर्ली अर्थ पे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मेशन हुआ वो आपका वाटर वेपर ही थी, मतलब H2O की वेपर का फॉर्मेशन हो, क्योंकि इतना ज़्यादा हीटअप था पानी का, टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म था कि पानी जैसे बन रहा था तो वो स्टीम की फॉर्म ले रहा था। तो वाटर वेपर प्रेजेंट थी, और अमोनिया एज मॉलिक्यूल्स जो सबसे पहले आए थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहले जो मैंने सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, तो हाइड्रोजन एटम्स क्या लिख सकते हैं, वर द मोस्ट व्हाट न्यूमरस, है ना, बहुत ज़्यादा थे। और कैसे थे, एंड रिएक्टिव थे, ये R है, न्यूमरस एंड रिएक्टिव एट दैट टाइम। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ की बात चल रही है। अब क्या हुआ नेक्स्ट, फिर हाइड्रोजन एटम ने कंबाइन करना शुरू किया, किसके साथ, हाइड्रोजन कंबाइन, देखो मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, कंबाइन, मुझे एक चीज़ और याद आई है, हाँ ठीक है, ये हमने एक ओवरव्यू बताया था ना, मैं बल्कि इसको ऐसे कर देती हूँ, ये कलर चेंज नहीं होता है क्या, एक सेकेंड, देखते हैं।
ठीक है, ठीक। तो ये हमने एक ओवरव्यू बताया है इसका, ठीक है। ठीक, हम ये लिख रहे थे कि हाइड्रोजन क्या हुआ, पहले मोस्ट न्यूमरस, हाँ ठीक है। अब हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाएगा, कंबाइंड विथ ऑल द ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं इसको, ऑल द फ्री ऑक्सीजन to form what, water vapor। मैं इसको सीधा ऐसे लिख देती हूँ, H2O कैसा, वेपर की फॉर्म है, मतलब, है ना। तो बहुत यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में, वैप सॉल, है ना, एस सॉलिड के लिए, जी गैस के लिए, वेपर के लिए VAP, ठीक है। चलो, तो ठीक है, वाटर वेपर बन गई है हमारी। अब क्योंकि, तो इस लाइन को लिखते हैं, बिकॉज all oxygen was bounded and no free oxygen gas was present, that's why the early atmosphere ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, है ना। वैसे तो हमने अर्ली लिख लिया है, बात वही है, बट लिख लो, प्रिमिटिव अर्थ was reducing unlike today's ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, है ना, जैसे आज का है, आज की डेट में कैसा है हमारा एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है कि हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइन विथ नाइट्रोजन to form what, ammonia, but it is, क्या है इसका फॉर्मूला, NH3, ठीक है। तो NH3 बनाया नाइट्रोजन ने, वो सॉरी नाइट्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल्स हैं, हम ये बात लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स हैं थे, जो बने थे, है ना, ऑन प्रिमिटिव अर्थ, वो क्या थे, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑन प्रिमिटिव अर्थ कौन कौन से थे, वाटर वेपर,
एंड NH3 यानी अमोनिया, है ना। अरे NH3, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप कि क्या बने, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। अब ऐसे ही क्या बनेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिनको हम कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा, तो हम उसमें मोनोमर्स पढ़ते हैं। तो वो मोनोमर्स का उनका फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मोनोमर्स प्रोटीन्स के लिए क्या है, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं आपके सॉरी, अमाइनो एसिड कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, आपके प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो वो आपका प्रोटीन क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, और ये मोनोमर क्या है इसका, अमाइनो एसिड है। वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो आता है बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड्स वाला, है ना। सिंपल सुगर्स होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज वगैरह, ये मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। स्टार्च हो गया जैसे। अब आते हैं हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऐसी वो क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं या लिपिड्स बनाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजनस बेसेस जब शुगर के और फॉस्फेट के साथ कंबाइन होते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या मिलके बनाते हैं, हमारे DNA और RNA, यानी आपका न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA, ठीक है। वो है हमारे थर्ड स्टेप में आता है हमारा पहले, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो वो देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम थर्ड स्टेप लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारा थर्ड स्टेप। तो अभी तक क्या क्या हुआ था, सबसे पहले एटॉमिक फेज आया था, फिर उसके बाद सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, एंड अब हमारा जो है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, ठीक। तो हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक molecules, जिन्हें हमने क्या कहा, दे विल बी और मोनोमर्स, है ना। मोनोमर्स से ही तो बनेंगे आपके व्हाट, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, तो समझते हैं, ठीक है, कैसे इनका फॉर्मेशन होगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक। ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है कि उस समय जो भी मिनरल्स थे या सॉल्ट्स थे, अब आप ये समझो कि जैसे कि आपकी चट्टानें हैं, है ना, चट्टानें हैं, इस तरीके से एक रफली आइडिया दे दूँगा। अब मान लो कोई ऐसी चट्टान है छोटी जो मिनरल्स रिच है ना, मिनरल से रिच है। अब क्या होगा, ऊपर से आपकी बारिश होगी, बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी बहता हुआ जाएगा, इस तरीके से बहता हुआ गया, बारिश का पानी बहता हुआ गया, और अपने साथ वो इन मिनरल्स को भी क्या करेगा, लेके जाएगा। इन मिनरल्स के साथ साथ जो आपकी रेन फॉल हुई है, कुछ कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे इन मिनरल्स के साथ साथ। जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे आपका अमोनिया, ये भी प्रेजेंट होगी, गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो रेन के साथ क्या होगा, पानी के साथ क्या होगा, ये भी वॉश्ड ऑफ हो जाएंगे कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं। अब क्या होगा कि
यहाँ पे हमने बताया था कि बड़े बड़े गड्ढे इस तरीके से डिप्रेशंस हैं, है ना। तो ये पानी बहता हुआ इन ओशंस में मतलब इन डिप्रेशंस में जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ओशंस बनाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि लेट सपोज, क्योंकि बारिश होगी, मौसम ख़राब है, तो लाइटनिंग होगी, है ना, बिजली कड़केगी। अब जब बिजली कड़केगी तो इलेक्ट्रिक शॉक डेवलप होता है बिजली में, है ना, तभी तो लाइटनिंग होती है। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक या फिर आपकी जो सन से जो यूवी रेज नीचे आ रही हैं, सन से जो यूवी रेज आ रही हैं, या फिर सिर्फ यूवी रेज नहीं होती, जैसे आपकी एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई। अच्छा, ऊपर से मान लो कि कुछ ऐसे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, इस तरीके से कुछ ऐसे माउंटेन्स प्रेजेंट हैं जिनसे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है। अब वॉल्केनो भी बहता हुआ कहाँ आएगा, पूरा यही ओशंस में आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कॉज कर रही हैं, ये एक्चुअल में ये तीनों चीज़ें जो आपकी लाइटनिंग हमने बोली, जो हमने सन से यूवी रेज या एक्स रेज वगैरह आ रही हैं उनकी बात की, या फिर जो आपका वॉल्केनिक हीट है ना, वॉल्केनो आएगा ना नीचे, इससे भी तो हीट पैदा हो रही है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस करते हैं इन सिंपल गैसेस के बीच में। अब जब जो रिएक्शंस होती हैं इन सिंपल कंपाउंड्स में, या फिर इन सिंपल क्या कह सकते हैं हम, इन सिंपल एलिमेंट्स में, है ना, आपके एलिमेंट्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं या कंपाउंड्स में जो रिएक्शन हो रही है, ये आपके फॉर्म कर रही है कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर रही है। जैसे आपके अमाइनो एसिड्स बन जा रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, और फैटी एसिड बन जा रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस बन रहे हैं। सो इस तरीके से इन सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और फिर इन्हीं मॉलिक्यूल से जैसे अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना, बेसिकली। तो पहले हम इस स्टेप को पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। ठीक, ठीक है, चलो इसको हम समझ लेते हैं। तो लिखते हैं, अरे कहाँ गया, rain washed these washed these compounds into the ancient oceans। ठीक है ना, along with, क्योंकि चट्टानें प्रेजेंट है तो उन चट्टानों में मिनरल्स वाली चट्टान भी हो सकती, मिनरल रॉक्स होंगी, है ना, तो उनसे जब पानी होता हुआ गुजरेगा तो अपने साथ क्या करेगा, इरोजन के थ्रू उन मिनरल्स को भी बहाता हुआ ले जाएगा पानी, है ना, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, सॉल्टी रॉक्स भी होती हैं, है ना, वी नो दैट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे पास, एनर्जी सोर्सेज लाइक lightning, UV rays, UV rays, X rays and volcanic heat
caused reactions between these simple gases. ओके तो जब मैं एक बार ये पूरी आपको थ्योरी बता दूंगी, मॉडर्न थ्योरी, उसके मिलर के एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले हम एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। अरे मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। बताया था ना कि जैसे आपके शुगर्स हो गए, शुगर की मोनोमेरिक यूनिट हो गई, ग्लूकोज वगैरह है ना, राइबोज, ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, है ना, ये आपके शुगर्स हो गए ना, ग्लूकोज, ये वाले आपके पेंटोज शुगर है, ये हेक्सोज में आता है, दोनों ये आपके डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, ठीक। और अमाइनो एसिड्स, चलो अभी मैं पूरा ही लिख देती हूँ, पर आगे से मैं जब भी अमाइनो एसिड्स लिखूंगी, आई होप आपको पता ही होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी विच इज़ योर AA, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स के लिए मैं FA यूज़ करूँगी आगे से, ठीक है, जब भी अगर कभी भी आगे यूज़ होना होगा, ठीक है। फैटी एसिड्स, सॉरी, हाँ, ग्लिसरॉल, ये सब आपके ना सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं, यानी कुछ भी अगर फॉर्म करेंगे बड़ा तो उनकी सबसे छोटी यूनिट है उनकी, यही बनके नाइट्रोजनस बेसिस। कौन कौन से होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस बताओ? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, है ना। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, इनके बारे में और डीप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपके ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, ये सब, एडेनिन, यूरेसिल, जो कि सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक, समझ गए ये पॉइंट भी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, अब समझो, ये मिलर के एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेस भी है, बहुत बड़ा बेस है, और उसने भी इसी तरीके का सूप या फिर हॉट डाइल्यूट सूप बनने की कोशिश की, अब तभी वो क्रिएट कर पाए। हम कहते हैं अरे यार इसको ना, इसको हम लिखते हैं इस कलर से दूसरे, ठीक है। कहते हैं प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक मतलब समझ रहे हो ना, लिविंग, एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसने लिविंग चीज़ को, लिविंग मैटर को, या फिर लिविंग किसी सेल को, जिससे ओरिजिनेशन होने में मदद हुई उसके, इसलिए हम उसे बायोटिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं।
अब सुनो, अभी बात की थी हमने कि ओशंस, अगर यार पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, हम ये कह रहे थे कि अभी हमने बात की कि जो है ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा कि ओशियंस में मिनरल्स ऐड हो चुके हैं, कंपाउंड्स ऐड हो चुके हैं, है ना, क्योंकि वो पानी के साथ जो है थ्रू द इरोजन बहते हुए आ गए, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि ओशियंस या जो रिवर्स वगैरह हैं जिनमें ये मिनरल्स वगैरह एडेड हैं या फिर वो कंपाउंड्स एडेड हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब वो बन चुके हैं, ये जो है ना, आप इसको ये समझो एक सूप की तरह है। जैसे सूप में अलग अलग तरह की वेजीज प्रेजेंट होती हैं, है ना, आपका सैलेड भी प्रेजेंट होता है, आपके आप अलग चीज़ें भी डालते हो, कोई पनीर भी डालता है ना, आप कॉर्न्स भी डालते हो, तो डिफरेंट थिंग्स यू ऐड इन द सूप। तो इसी तरीके से इट्स लाइक अ सूप, है ना, सूप की तरह है। अब इसको ये समझना पड़ेगा कि हम इसे हॉट डाइल्यूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस समय ना बहुत टेम्परेचर हाई था, है ना, और वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी जो है ये काफ़ी गर्म था। प्रीबायोटिक क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं कोई सेल को प्रोड्यूस करने का पहला एक ये वो था, उसका स्टेप था, या फिर इसी से जो है लिविंग सेल हमारा उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक। चलो इसके बारे में सुनते हैं। तो जो हमारे हाल्डेन थे, कॉल्ड व्हाट, किसे, दिस, वो जो सी जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात की, सी वाटर filled with rich filled with rich filled with rich with rich organic molecules क्या कहा उसे, प्रीबायोटिक सूप, है ना, प्री बायोटिक सूप, या फिर क्या कहा, और हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, गॉट इट, और हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये चीज़ समझो कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स बने ना, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स बने, अब इनको तोड़ना था, पर इनको ब्रेक डाउन करने के लिए उस समय कोई भी ना तो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और ना ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था जो डाइजेस्ट कर सके। ओ माय गॉड, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें नहीं प्रेजेंट थी, तो उस समय ये तुरंत से नहीं टूटे, ठीक है। अब स्टेप 4 आता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना हमारा, ठीक है। तो 4th आता है formation of complex organic molecules। देखो अब समझो, हमने क्या कहा कि उस समय कोई भी वो तो प्रेजेंट नहीं थे,
लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उन्हें डाइजेस्ट कर सके, या फिर आपका कोई भी ऑक्सीजन अब्सेंट थी, है ना, फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं थी उस समय, हमने कहा ना रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था उस समय। सो इसलिए इन मोनोमर्स ने, या फिर ये जो मॉलिक्यूल्स बने जो आपके मोनोमर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, ये टूटे तो नहीं बल्कि ज्वाइन होना शुरू कर दिया इन्होंने आपके ये जो, और क्या बनाया, मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, ऑर्गेनिक सिम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, या फिर हम कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। लिखते हैं इस बात को कि सिंपल मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू, पढ़ा भी होगा आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, सिंपल मोनोमर्स जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स क्या करते हैं, ज्वाइन करते, रिएक्ट करते हैं ना पॉलीमराइजेशन में, बहुत लंबी चेन n नंबर तक, ज्वाइंड टुगेदर through polymerization, through polymerization, it is Z, okay, polymerization to form large molecules, जैसे कि large molecules, जैसे कि लिखे, जैसे, चलो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, जैसे कि आपका अमाइनो एसिड्स कंबाइन करा उन्होंने, और क्या फॉर्म किया, आपका प्रोटीन्स बनाया, समझे। और शुगर्स, सिंपल शुगर, जब सिंपल शुगर्स ज्वाइन किया जब उन्होंने आपस में, तो व्हाट दे फॉर्म इज पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च वगैरह, है ना, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह आपके जब कंबाइन करते हैं। और फैटी एसिड्स जब ग्लिसरॉल के साथ मिले, अब समझ में आया ग्लिसरॉल का क्या फंक्शन था, जब बने तो क्या करा उन्होंने, फैट्स और लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प की बाय लिंकिंग विद द फैटी एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस, मैं ना NB यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, कि मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी नाइट्रोजनस बेसिस के लिए आगे भी, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में तो काफ़ी यूज़ होगा। नाइट्रोजनस बेसिस दे combine with sugar and phosphate, sugar plus phosphate, और क्या बनाया, पहले न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, है ना, और फिर छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलके क्या बनाए, चेन बना के पूरा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किया, न्यूक्लिक एसिड्स बनाया, विच इज योर DNA और RNA, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी थ्योरी यहाँ से लेकर, ठीक है। ये है हमारी ये मॉडर्न थ्योरी विच इज़ योर ओपरेन हॉल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो इस थ्योरी ने बता दिया, एक तरीके से बेसिस दे दिया कि हमारे नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह, एसिड्स, DNA मतलब न्यूक्लिक एसिड वगैरह, और आपके सिंपल शुगर्स, प्रोटीन्स वगैरह कैसे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे, और यही मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ना किसी तरह अपने आप ऑर्गेनाइज होंगे एक
यू नो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होके ये देखो ये लिखा है ना मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये देखो ये वाली लाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होते हैं और इन्होंने ही क्या करा, फर्स्ट लिविंग सिस्टम या फिर आपका सेल का फॉर्मेशन किया। गॉट इट? ठीक है, तो ये तो हमारी कंप्लीट हो गई क्या आपकी मॉडर्न थ्योरी और ऑपरेन हार्डिंग थ्योरी। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है इस थ्योरी के बारे में। ठीक है, अरे एक सेकेंड, यहाँ तक ठीक है। अब पढ़ते हैं इसे। ठीक है, ओपरेन ऑफ रशिया एंड हार्डेन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, Operan of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, यानी कि पहली लाइफ कैसे आई होगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आती है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग या फिर इट originates from a pre-existing living cell या फिर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म किससे आई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, जैसे आरएनए, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ठीक है, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय द केमिकल, देखो केमिकल इवोल्यूशन, इसलिए हमने इसे केमिकल इवोल्यूशन बोला, केमिकल इवोल्यूशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किससे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से किसका फॉर्मेशन हुआ, आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई, उस टाइम पे, ये ध्यान देखो, ये जो है बेसिस है, ये ही आपका जो है, इट विल बी योर बेसिस फॉर द मिलर्स एक्सपेरिमेंट। हाई टेम्परेचर कंडीशंस कैसी थी, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, समझ रहे हो आप कि जो आंधी वगैरह होती है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स इसलिए कह रहे हैं कि जो राख वगैरह उड़ती है, यू नो गर्माहट, वो तो वो चीज़ थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी ये सारी चीज़ें थी। आप देख रहे हो CH4 NH3, ऑक्सीजन फ्री प्रेजेंट नहीं था, समझ में आ गया इतना। In 1953, S.L. Miller, an American scientist, created similar conditions. मैंने कहा ना, यही conditions, यानी यही चीज़ें, ये सारी conditions, these were the basis for the Miller's experiment in a laboratory. He created this electric discharges in a closed flask. अब देखो, इसको पहले हम experiment को समझते हैं, फिर हम NCERT रीड करेंगे। ठीक है, कितना है ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक है, ये देखो ये वाली पॉइंट तक पढ़ना है हमें। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज़ योर मिलर्स एक्सपेरिमेंट, है ना। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं, रिजल्ट और कंक्लूजन, मतलब क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया उस एक्सपेरिमेंट का, वो अगले पेज में हम लिख देंगे, और डायग्राम भी अगले पेज पे बना देंगे। ठीक है, तो मैं पहले अगले पेज पे ना, या फिर यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, क्या करूँ बताओ, यहाँ जगह भी कम है थोड़ा ना, तो डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाती हूँ, पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, चलो इससे डालते हैं हेडिंग। ठीक है, क्या कहा हमने, मिलर्स
मिलर्स ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, MILLER, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी मिलर्स एक्सपेरिमेंट है ना। तो हम बात कर रहे हैं मिलर के एक्सपेरिमेंट की। ओके, अब समझते हैं। पहले तो लिखते हैं किस ईयर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। परफॉर्म्ड इन 1953, ठीक है। ठीक है। अब इनका नाम, यार एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा ढंग से अच्छी से एक पूरी लाइन ही बना देते हैं, बार बार लिखने से बेहतर है। स्टैनली मिलर, ये उनका पूरा नाम है, स्टैनली मिलर एंड, ध्यान रखना किसके साथ मिलके उन्होंने, एंड हैरोल्ड यूरे, they performed this experiment when in 1953, ठीक है। इतना काफ़ी है, ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं होती। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, what they did was they created या फिर आप क्रिएट नहीं कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने पहली बार थोड़ी ना पहली बार बनाया। दे रिक्रिएटेड, क्योंकि पहली बार तो पृथ्वी पे ही ऑलरेडी बन चुका था, है ना। रिक्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस इन अ लैब में, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, लैब में अर्थ की जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसकी कंडीशंस को क्रिएट किया था। क्या कंडीशंस थी, ऑफ कोर्स टेम्परेचर हाई था, लाइटनिंग हो रही थी उस समय बहुत ज़्यादा, आपका वॉल्केनिक स्टॉर्म्स चल रहा था, है ना, रिड्यूसिंग नेचर था। तो सुनो ध्यान से, करा क्या उन्होंने, चलो ठीक है, क्रिएटेड एंड एयर टाइट, अभी मैं इसका अपैरेटस आपको बना के दिखाऊंगी कैसा अपैरेटस था। एयर टाइट ग्लास अपैरेटस था, एयर टाइट ग्लास अपैरेटस उन्होंने बनाया, कंटेनिंग एक सेकेंड, अरे containing
containing methane, अमोनिया, उस समय यही गैसेस प्रेजेंट थी। हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। क्या करा उसमें उन्होंने, उस ग्लास अपैरेटस में उन्होंने ये गैसेस फिल कर दी। अब जो गैस का रेशियो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उनका रेशियो था, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ दीज गैसेस। तो गैसेस का जो रेशियो था, गैस रेशियो जो आपका था, ध्यान रखना इन तीनों गैसेस का इंपॉर्टेंटली, CH4 NH3 रेशियो हाइड्रोजन, क्या रेशियो था, 2:1:2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दिस वाज द रेशियो। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने पानी को एक नीचे एक ग्लास अपैरेटस में रखा, एक ग्लास के गोल से अपैरेटस में रखा, उसमें वाटर को बॉईल करते रहे, हीट करते रहे, ठीक है। फिर दूसरे उसमें उन्होंने गैसेस फिल कर दी, ठीक है। उन गैसेस पे उन्होंने क्या करा, उस जिसमें उन्होंने गैसेस फिल करी हुई थी, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ताकि शॉक स्पार्क क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस लाइन को लिखते हैं हम, हीटेड वाटर, अभी मैं समझाऊंगी, अभी पहले लिख लेते हैं। हीटेड वाटर, उन्होंने क्या करा, वाटर को हीट किया टू मेक, क्या बनाने के लिए, स्टीम फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उस समय वाटर वेपर के फॉर्म में ही जो हमारी वाटर था वो प्रेजेंट था हवा में, और वो ही रिएक्ट हो रहा था या टूट रहा था। एंड पास्ड, और क्या करा, पास करी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जिनको हम क्या कह सकते हैं, स्पार्क्स क्रिएट करें, है ना, थ्रू द, देखो किसका यूज किया उन्होंने, अब थ्रू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स कैसी थी, टंगस्टन इलेक्ट्रॉन्स, टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स थी, नीचे लिखते हैं इसको, थ्रू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स। टेम्परेचर देखो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस, टू स्टिमुलेट लाइटनिंग, ताकि क्या हो, लाइटनिंग पैदा हो, स्टिमुलेट लाइटनिंग। समझ रहे हो। अब हम इसका देखेंगे रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, पर उससे पहले अब हम देखते हैं एपरेटस को, ठीक है, कि एपरेटस कैसे था। अब हम देखते हैं एपरेटस, ठीक है, एपरेटस हमारा कैसा था, चलो समझते हैं, ध्यान से देखना। मैं बिल्कुल सुंदर सा तो डायग्राम नहीं बना सकती क्योंकि मुझे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट इतना ऐसा बनाऊंगी कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चौड़ा बनाना पड़ेगा।
ठीक है। ठीक, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है आपका, सॉरी ये वाला, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें आपका, मैं इसको बनाती हूँ ऐसे, एक सेकंड, हाँ, ठीक है। यहाँ पे पता है क्या आपका वाटर भरा हुआ है, बॉइलिंग वाटर है, दिस इज योर वाटर, ठीक है। अब समझो, यहाँ देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी गैसेस, मैंने कहा था ना कि ऐसे, ये ऐसे, देखो ये है आपकी गैसेस यहाँ पे भरी हुई, क्या है, गैसेस भरी हुई है, यहाँ पे आपकी गैसेस भरी हुई है, पहली बात। दूसरा, ये देखो यहाँ पे है आपकी इलेक्ट्रोड्स, ये है आपकी टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स, पता है ना कि कैसी इलेक्ट्रोड्स हैं, टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स हैं, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपकी टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स हो गई, लेबलिंग हम बाद में करेंगे। अब देखो ये चीज़ आपकी, हाँ, ये है आपका, यहाँ से ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, इतना, ये है आपका वाटर का इनलेट और आउट, जहाँ से पानी होगा, अभी देखो। फिर यहाँ से जो है आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स आई, ये जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से आपका ये अपैरेटस है पूरा। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, लेबलिंग करते हैं इसकी। येलो कलर से करते हैं, थोड़ा डार्क येलो कलर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ जो मैंने बंद नहीं किया इसे, ये ना, ये चीज़, ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कि बाहर हम इसमें वैक्यूम क्रिएट कर सके अंदर अपैरेटस में, टू वैक्यूम, क्या है ये पंप है आपका, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट है। अब देखो ये पानी यहाँ से स्टीम होके कहाँ जा रही है, इसकी स्टीम ऊपर होते हुए जा रही है, ये ऐसे जा रही है फ्लो करते हुए, और यहाँ पे आपकी देख रहे हो ये चीज़, ये जो मैं बना रही हूँ येलो से, जो मैं येलो से बना रही हूँ, ये आपका स्पार्क क्रिएट हो रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पार्क डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये आपका वाटर का आउटलेट है, यहाँ से पानी क्या जाता है, बाहर जाता है, वाटर आउट, एंड यहाँ से आपका पानी अंदर जाता है, यहाँ से वाटर इन। ये एक्चुअल में क्या है, आपका कंडेंसर है, ये है आपका कंडेंसर,
ठीक है, यहाँ ध्यान से दो, देखो यहाँ पे आपका गैसेस के साथ मिक्स होके वो स्टीम जो है यहाँ आई, यहाँ देखते जाओ, यहाँ पे आपके वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठी हुई, मिली हमें वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे आपका वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, यहाँ पे कौन सा वाटर बोल रहे हैं हम, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहाँ से, क्यों कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम, ऊपर गैसेस के साथ मिक्सचर हुआ है ना, मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। आप समझ रहे हो ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, और नीचे हमें क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिक्विड वाटर ट्रैप हेयर, लिक्विड वाटर इन ट्रैप। अब एक चीज़ समझो ध्यान से कि एक चीज़ जो हमने नहीं लिखी वो है कि गैसेस, ये आपकी क्या है, गैसेस जो हैं कौन कौन सी है देखते हैं। हमने गैसेस ली थी, हमने गैसेस ली हैं आपकी मीथेन CH4, अमोनिया NH3, H2O, वाटर, वाटर स्टीम वेपर की फॉर्म में लिया ना, और हाइड्रोजन गैस ली है। सो ये सारी गैसेस हमने आपकी यहाँ पे ली हैं, फिर उनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। तो अब देखो कि हुआ क्या, कि यहाँ से वाटर, बॉइलिंग वाटर था, इसकी स्टीम ऊपर होते हुए जा रही है, और जो है उसके बाद यहाँ से गैसेस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या हुआ है, आपका डिस्चार्ज हुआ है टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अब यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है, ये सारी कंडीशन क्रिएट होके वाटर वेपर के साथ जब ये गैसेस का मिक्सचर, गैशियस मिक्सचर नीचे आया, तो हमने देखा वाटर आउट और वाटर इन क्या, यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स, स्टीम जो बचा। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। तो व्हाट ही सेड कि अगर हम वही कंडीशन क्रिएट करें जो उस समय प्रिमिटिव अर्थ थी, तो हम एलिमेंट्स के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, इनके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, विच इज़ योर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, है ना, आपके न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब इसका हम रिजल्ट लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, नीचे का, यहाँ पे हम इसका लिखते हैं रिजल्ट। व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर दिस। तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था that after circulating the gases continuously, आफ्टर, अच्छा, और ऐसा नहीं कि एक बार में उन्होंने ये करा कि और हो गया, नहीं नहीं, कम से कम 1 सप्ताह तक उन्होंने पूरी ये चीज़ करी। अब देखो ध्यान से, उन्हें क्या कौन से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग continuously, circulating the gases continuously, continuously for 1 week, 1 वीक तक। Miller analyzed what, the liquid, जब उन्होंने उस लिक्विड को एनालाइज किया, what he found, analyze the liquid and found what, अमाइनो एसिड्स। देख रहे हो आप कि एक्चुअल में उन्होंने प्रोवाइड क्या क्या चीज़ें कराई थी और मिला क्या उस लिक्विड के अंदर, लाइक
एलेनिन। और ना हमें लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स को लेके या इन्हीं गैसेस को लेके एक्सपेरिमेंट किया, नहीं, उन्होंने और चीज़ें भी ली और फिर इसी तरीके से उन्हें जो है आपका क्या कहते हैं उसे, शुगर्स और आपके नाइट्रोजनस बेसिस ऑप्टेन हुए, ग्लीसरॉल ऑप्टेन हुआ, इस तरीके से मतलब फैटी एसिड्स ऑप्टेन हुआ, अलग अलग उन्होंने अलग अलग रेशियो में लेके एक्सपेरिमेंट को बार बार कंडक्ट कराया। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसका कंक्लूजन। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस? कंक्लूजन पे बात करते हैं। कंक्लूजन की बात करें, he proved experimentally that organic molecules, हम ये नहीं कह रहे कि कोई लिविंग लाइफ या फिर कोई लिविंग सेल जो है, क्या बोला मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, दैट ऑर्गेनिक, अभी मैं बताती हूँ। हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई लिविंग सेल जो है वो इनऑर्गेनिक उससे आया है, बट हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से डेवलप हुए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स could indeed form spontaneously, not वो gradually है ना, not ऐसे कि तुरंत से, spontaneously under early अर्थ कंडीशंस, यानी कि जो अर्ली अर्थ पे कंडीशंस थी उस समय, यानी टेम्परेचर हाई था, हमने कहा ना कि टेम्परेचर उस समय बहुत हाई था, आपका उस समय लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा थी, आपका वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा था, आपके रिड्यूसिंग नेचर था। तो हम लिख देते हैं इन चीज़ों को ताकि आपको बार बार समझना, भूलना ना जाओ आप, ताकि आप बार बार इस चीज़ को ध्यान रखो। क्या था? टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे उस समय, इरप्ट हो रहा था, और क्या हो रहा था उस समय लाइटनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, और क्या था आपका? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ठीक है, सो ये आपकी क्या थी? अर्ली अर्थ की कंडीशंस थी। तो आई होप आपको ये ध्यान रहेगा। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ठीक है, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो ये सारा, ये आपका हो गया मिलर का एक्सपेरिमेंट भी ख़त्म। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका मिलर का एक्सपेरिमेंट और ये यहाँ पे आपका ख़त्म। ठीक है, विद एपरेटस। ठीक है, लिखने के लिए आएगा तो आप इतना लिख सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ है ना। आपने एपरेटस भी बनाया, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेट सपोज 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना बोर्ड में, तो मान लो 2 मार्क्स इसके, 1 मार्क्स इसका, तो एटलीस्ट 2 मार्क्स जो हमने पीछे लिखा इंट्रो वगैरह उसके होंगे, है ना, 2 मार्क्स इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो। ठीक है, और इट्स मोर देन इनफ जितना मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं, NCERT रीड करते हैं एंड देन हम इस वीडियो को ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हैं। ये वैसे मैंने सोचा था कि थोड़ा सा पढ़ाऊँगी तो छोटी हो जाएगी वीडियो, बट पता नहीं क्यों फिर भी बहुत लंबी हो जाती है। चलो पढ़ते हैं आगे, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, ठीक है,
हाँ, in 1953 S.L. Miller, an American scientist, created similar condition in a laboratory. देखो, he created electric discharge in a closed flask, है ना, closed flask में करा था ना, containing what, CH4, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा. ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स. व्हाट ही ऑब्जर्व? फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए. ठीक है, ऐसे ही उन्होंने क्या करा, मैंने बताया था ना कि शुगर्स भी ऐसे ही ऑब्टेन करा उन्होंने, नाइट्रोजनस बेसेस को, पिगमेंट्स को, सॉल्ट्स को. ही ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर फ्लूइड या लिक्विड जो उन्हें मिला. ठीक है, अब सुनो. एनालिसिस ऑफ द मीटराइट कंटेंट, यानी जो मीटराइट्स गिरते हैं जब हम उनके कंटेंट को एनालाइज करते हैं, ऑल्सो रिवेल्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस. यानी कि सेम कंपाउंड्स, यानी यही आपके नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह, फैट्स वगैरह, ये कंपाउंड्स जो है, और भी आपके कंपाउंड्स जो मिलते हैं उन मीटराइट्स में, हमें ये पता चलता है कि इसी तरह की प्रोसेस जो है कहीं और भी स्पेस में और किसी कहीं पे भी हो सकती है ना, किसी प्लैनेट में हो रही होगी या कहीं पे भी हो रही है. तो यानी लाइफ पॉसिबल है आउट ऑफ द अर्थ भी. इसलिए कहा जाता है कि हम बिलीव करते हैं ना एलियंस वगैरह में. With this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. We have no idea about how the first self-replicating. अब सुनो, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. Self-replicating यानी सेल की बात यहाँ पे हो रही है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है आपकी? यहाँ पे आपकी बात हो रही है सेल की. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे आया इन चीज़ों से, है ना. द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड मिलियन ईयर्स, 3 मिलियन ईयर्स अगो. हमने क्या कहा? 3 बिलियन ईयर्स अगो जो है फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ. ठीक है, नॉन सेलुलर क्यों बोल रहे हैं? आरएनए, प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, हम इन सब की बात कर रहे हैं. ठीक है, ठीक. अब ये देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स एटसेट्रा. अब सुनो, दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स. इन्होंने क्या करा? अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस किया. फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 20,000 मिलियन एगो. इतने मिलियन ईयर्स एगो तक भी माना जाता है कि पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबली ओरिजिनेट नहीं हुई होगी. दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स. ऑल मतलब इसके बाद वाले पीरियड में आपका पहला सेल आया. ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरमेंट ओनली. यानी कि आपकी जो पहली लाइफ फॉर्म आई थी, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, वो कहाँ आई थी? ओशियन में. गेटिंग माई पॉइंट? दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, इसको हमने क्या बोला? वो अभी तक हमने कीमोजेनेसिस पढ़ा है, इससे हम क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस. दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसको थोड़ा सा और हम अगले उसमें देखेंगे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी. However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is fascinating story that will be discussed below. यानी कि पहला सेल तो कैसे आया, इसका तो इतना ज़्यादा हमें श्योरिटी नहीं है या एविडेंस नहीं है. पर हाँ, जो पहला सेल आया उससे आज की जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है या आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स देखते हो वो कैसे डेवलप हुए या इवॉल्व हुए उस फर्स्ट सेल से, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है, और जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, एक बार बड़ा यहाँ पे हम एनसीईआरटी का मिलर का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. ये देखो, ये वैक्यूम पंप है जो कि मैंने बहुत बकवास बनाया था. ये आपका बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे स्टीम जा रही है, इलेक्ट्रोड्स हैं, स्पार्क क्रिएट हो रहा है, गैसेस प्रेजेंट है. यानी क्या रेशियो बताया था? 2:1:2. ठीक है, CH4 का, NH3 का और H2 का. वाटर आउट हो रहा है. इट्स अ कंडेंसर वाटर इन. ठीक है, अब वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन थे? आपके एनिलीन वगैरह. ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. और
अगर आपको जानना है कि अब आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो प्लीज़ मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आज अपलोड की थी, उसे देख लेना ध्यान से, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे नेक्स्ट वीक से क्या स्केड्यूल रहेगा वीडियो का, उसमें भी। दूसरी चीज़ कि हाँ, दूसरी बात कि यार ये ना सिर्फ वीडियो सिर्फ या तो 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, इवन जो बच्चे अपने CSIR या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, वी हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR एग्ज़ाम, और उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो भी अपना बेसिक यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज NCERT इज़ द बेसिक फॉर एवरीथिंग, है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, NCERT आपका बेसिक होता है। सो दैट्स इट यार, दैट्स इट फॉर टुडे। So thank you, bye bye, take care and namaste, or hope you will like this video and share this video as much as you can. For those students who need this video, please share with them. Thank you, bye bye, take care, namaste.